हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31। हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि किसी किसी के माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह जाता है। ऑब्वियसली इसमें कन्फ्यूज़न आ ही सकता है क्योंकि ये आर्टिकल ही दोनों ऐसे हैं। मतलब आर्टिकल 19M में भी क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, और आर्टिकल 31 में भी क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। दोनों में राइट टू प्रॉपर्टी है लेकिन इसका जो मतलब मेंशन है वो अलग अलग है। अगर आप ऊपर ऊपर मोटा मोटा पढ़ेंगे तो आपको एक ही जैसा लगेगा, वो कन्फ्यूजन ऑब्वियसली आ ही सकता है। तो देखो, आर्टिकल 19F में क्या है और आर्टिकल 31 में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम आज एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश रही रहेगी कि आपके माइंड से ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखो, आर्टिकल 19 को समझने के लिए आपको ये जो 6 राइट है आर्टिकल 19 में, फंडामेंटल राइट में, वो अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी बताया था, मैं फिर से बोल रही हूँ। देखो, आर्टिकल 19A में क्या था, बोलने की स्वतंत्रता। बी में क्या था, हथियार रहित संघ सभा करने की स्वतंत्रता। सी में क्या था, संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में क्या था, देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ई में क्या था, देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। और एफ में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। एफ में क्या था कि देश के किसी भी क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने की स्वतंत्रता, मतलब संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता और उसको संरक्षित करने की स्वतंत्रता। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कैच करो माइंड को। देखो, अब इससे पहले क्या था, राइट टू ई में, आर्टिकल 19E में क्या था, देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, मतलब बसने की स्वतंत्रता। अब सोचो, अब इसको आर्टिकल 19F में प्रॉपर्टी खरीदने की और संरक्षित करने की स्वतंत्रता क्यों डाली गई? इसलिए डाली गई क्योंकि अगर आपका मन कह रहा है कि हम इस जगह पे बस जाएं, रुक जाएं, यहीं पर रह जाएं, हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको वहाँ पे रहने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रॉपर्टी तो चाहिए ही ना। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल डाला गया था 19F में कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो, उसको संरक्षित कर सकते हो। संरक्षित का मतलब सेफ रख सकते हो, मतलब डिस्पोज में क्या, सजा के रख सकते हो, सजाना एक तरीके से होता है। तो इसीलिए आर्टिकल एफ लाया गया। अब आर्टिकल 31 में क्या है, आर्टिकल एफ का मोटा मोटा ये समझो कि संपत्ति को खरीदने और संरक्षित करने की स्वतंत्रता। संरक्षित मतलब, अब इसका मतलब नहीं कि आप प्रॉपर्टी खरीदे हो तो उसको सिर्फ आपका मेंशन ये होना चाहिए कि अब इसमें घर ही बनेगा और इसमें हम घर ही बना के रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको दूसरे वे में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इट्स योर माइंड, आप कैसे उसको यूज़ करते हो। अब यूज़ करते मतलब आप प्रॉपर्टी खरीदो, उसमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी स्टार्ट करते हो, जरूरी नहीं कि घर ही बने। आपका जैसा मन करे वैसा आप करो। और आर्टिकल 31 में क्या है, आर्टिकल 31 में है कि अगर सरकार ने आपकी कोई ज़मीन ली है, मतलब मान लो आपके दादा परदादा या चाचा दादा किसी की ज़मीन हो, अगर उसको सरकार ने अपने यूज़ में लिया है, अधिकार क्षेत्र में लिया है, तो वो उसका हर जाना मतलब मुआवजा भरेगा। उसकी जितनी पेमेंट होगी प्रेजेंट टाइम के रिलेट करके, प्रेजेंट टाइम में जो उसका भाव होगा ज़मीन का, उसी के हिसाब से वो आपको भुगतान करेगा, मतलब पेमेंट करेगा। अब जैसे मान लो किसी की हाईवे के किनारे ज़मीन है, हाईवे के साथ मान लो दादा खरीद के गए थे, तब सिंगल थी, मतलब कच्ची रोड थी, खड़ंजा था। अब जब तुम्हारा ज़माना है तो उसमें पहले सिंगल हाईवे बना, फिर डबल हाईवे बना, फिर ट्रिपल हाईवे बना, उसमें तुम्हारी ज़मीन चली गई, तो मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत लोगों को मिलता है। आपने देखा होगा, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिनको लाखों 2 लाख रुपये मिलते हैं। अब लाख 2 लाख रुपया गया जमाना गया, करोड़ों में बात होती है। करोड़ों में रुपया मिलता है कि नहीं, सरकार मुआवजा देती है कि नहीं? तो आर्टिकल 31 में यही है कि अगर सरकार ने आपकी कोई भी ज़मीन अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है, या हाईवे बनाने के लिए, सड़क निर्माण के लिए, या रेल की पटरी बिछाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, कोई भी कॉलेज बनाने के लिए, कोई भी तरीके से मतलब मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, कुछ भी अगर वो यूज़ में ले रहा है, तो आपका वो पूरा 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 जैसा भाव ज़मीन का भाव चल रहा होगा प्रेजेंट मार्केट में, वो आपको भुगतान करेगा, मतलब पेमेंट करेगा। आर्टिकल 31 में यही है। अब इसको ऊपर ऊपर समझो। आर्टिकल ये तो मतलब डिटेल में था। अब आर्टिकल 31 को मोटा मोटा क्या समझोगे, एक लाइन में। देखो, आर्टिकल 31 को एक लाइन में अगर आप समझोगे तो आएगा कि सरकार अगर आपकी ज़मीन किसी भी काम के लिए अधिकार क्षेत्र में ले रही है, सरकार, गवर्नमेंट, तो आपका वो हर्जाना भरेगी, मतलब जितना उसका पेमेंट होगा वो भरेगी। आर्टिकल 31 में है। आर्टिकल 19F में क्या था, आर्टिकल 19F में था कि अगर आप किसी देश में घूम रहे हो, फिर रहे हो, अगर आपको बसने का मन कह रहा है, तो आप किस देश के किसी भी क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदे। अभी तक अपवाद में जम्मू कश्मीर था, वो भी मिला, मतलब ऐड कर लिया गया है। तो मतलब भारत में किसी भी देश में आप ज़मीन खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वहाँ पे बस सकते हो, अपने हिसाब से जो मन का है वो काम कर सकते हो। ये था आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31। अब इसको हटा के
मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में क्यों रख दिया गया, ये आप लोग जानते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विकास मतलब देश के विकास में बाधा बन रही थी। अब बाधा कैसे बन रही थी, आर्टिकल 31 के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो मान लो किसी की ज़मीन हाईवे के पास है, अब वो अड़ जाए कि हम नहीं देंगे ज़मीन, ये मेरी इतनी ज़मीन है, अगर आपको हाईवे बनाना है तो चलो ऐसे मुड़ा लो, इधर से मुड़ा लो, फिर आगे जाए, फिर दूसरा व्यक्ति क्या है, मान लो बूढ़ा हो, कोनो आईडी टाइप का हो, तो वो भी कहे नहीं हम भी नहीं देंगे, तुम इधर से भी मुड़ा लो। अब इधर से मुड़ी, इधर से मुड़ी, इधर से मुड़ी, 4 बार मुड़ गई, हाईवे बन रही है कि कोई जलेबी छन रही है। तो इसीलिए इसको हटा के, अब फंडामेंटल राइट में था तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता, इसीलिए इसको हटा के कानूनी रूप में 300 का में रख दिया गया है आर्टिकल 31 को, और आर्टिकल 19F को संपत्ति का अधिकार नाम से आर्टिकल 300 का में इसको रख दिया गया है, धारा 6 के 44वें संशोधन 1978 के अमेंडमेंट के तहत। इतना था इसमें। आई होप आपका कन्फ्यूजन जितना होगा क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो एक बार सटासट बुक पलटिए और पढ़िए, डिटेल से पढ़िए, खूब से पढ़िए, ऑटोमेटिकली आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, एंड more study more confusion, no study no confusion. Okay, thank you and take care, bye.